फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डेट आ चुकी है NDA एग्ज़ाम की, तो उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमने चूज किया है और वो पर्टिकुलर टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, प्रीपोजिशन टॉपिक ही क्यों लिया गया? अगर आप पिछले साल के पेपर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीपोजिशन से पूछे गए थे और उसके अलावा स्पॉटिंग एरर के भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 14 to 15 क्वेश्चंस सीधा सीधा प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या फिर रूल्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वीडियो में प्रीपोजिशन टॉपिक समाप्त हो जाएगा, बल्कि उन सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और उन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम एक एक प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड डैश रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मतलब कंपनी में सभी एम्प्लॉइज वो हकदार हैं किस चीज़ के लिए? मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं उसके भुगतान के लिए या उसके अदायगी के लिए हकदार हैं। अगर हम बात करते हैं एंटाइटल्ड, जो आपका एंटाइटल्ड वर्ड है, एंटाइटल का मतलब होता है हक, ठीक है, अपना अधिकार होना, और रिम्बर्समेंट का मतलब होता है भुगतान के लिए या अदायगी के सेंस में हम यूज करते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आएंगे। तो जब भी आप एंटाइटल का यूज करते हो तो हमेशा याद रखना कि एंटाइटल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो इसमें A, B और C नहीं होगा, बल्कि D वाले ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, प्रोवाइड्स अ यूजफुल ब्रेक। और वो एक उपयोगी अब क्या प्रोवाइड करती है? किस चीज के लिए? किसके लिए? प्लानर्स के लिए, कि वो इलिटरेसी को रिमूव कर सके। अब अगर आप फ्रेजल वर्ब के बारे में सुने होंगे तो एक एक शब्द का मतलब हमें समझना होगा कि अगर ब्रेक के साथ अप आता है तो उसका क्या मतलब होगा, ब्रेक के साथ थ्रू आता है तो इसका क्या मतलब होगा, ब्रेक के साथ अवे आता है तब क्या होगा, और ब्रेक के साथ इन आएगा तब क्या होगा। ब्रेक के साथ अप आता है तो जब रिलेशनशिप में अलगाव होता है, जब रिलेशनशिप अगर कपल हो, वो अलगाव का अगर उनके बीच होता है, सेपरेशन के लिए हम हमेशा ब्रेक अप यूज करते हैं। जब रिलेशन में अलगाव होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ब्रेक थ्रू का, तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट। मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो उपलब्धि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उपलब्धि। ठीक, उपलब्धि के सेंस में यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है किसी स्थान पे प्रवेश कर जाना और पर्पस क्या हो? चोरी करने का उद्देश्य हो। ठीक है, थेफ्ट का सेंस अगर ले रहा है तो ब्रेक के साथ इन आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ब्रेक अवे, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है कि किसी की पकड़ से दूर हो जाना। अगर हम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें या मीनिंग का, तो यहां पे ब्रेक के साथ थ्रू का यूज होगा, क्योंकि अप का सेंस हो नहीं रहा है, किसी के एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड का सेंस दे नहीं रहा है, तो यहां पे कोई चोरी का सेंस हो नहीं रहा है इलीगली तरीके से। तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन होगा। तो ये प्लानर्स के लिए एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, यह उपलब्धि होगी कि वो इलिटरेसी को समाप्त कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पायलट्स हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे टुक। अब आप एक एक शब्द का मतलब पहले समझो। यहां पे टेक के साथ अवे कब होगा, टेक के साथ अप कब होगा, टेक के साथ ओवर क्या होगा, और टेक के साथ ऑफ कब होगा। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करते हैं एक एक प्रश्न की, तो जब टेक के साथ अवे आएगा तो ये टेक के साथ अवे जो सेंस देगा वो रिमूव का सेंस देगा। ठीक है, और जब आप टेक के साथ अप यूज करते हो, टेक के साथ जब आप अप यूज करते हो
तो टेक अप जब भी आप यूज करोगे तो इसका मतलब है कोई कार्य करना शुरू कर देने के सेंस में हम यूज करेंगे। तो ये टेक के साथ अप का सेंस है। टेक ओवर का मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी, कोई अधिकार, कोई काम, मतलब आप कोई व्यक्ति कोई पद पे है और उसके जाने के बाद अगर कोई पदभार कोई उस पद की जिम्मेदारी कोई व्यक्ति ले लेता है तो टेक ओवर कहलाता है। तो यहां पे ओवर दे रहा है। और टेक ऑफ का मतलब होता है कि जब पायलट होता है, जब प्रस्थान करने के सेंस में, जब फ्लाइट होती है, जब जमीन छोड़ के मतलब प्रस्थान करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उड़ान भरती है, तो उसी को बोला जाता है टेक ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पे कह रहे हैं द पायलट्स हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे टुक ऑफ होगा। मतलब है कि पायलट्स को, यानी जितने पायलट्स थे, तो पायलट्स को चेतावनी दी गई थी किसके बारे में? स्टॉर्म के बारे में। और पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, मतलब प्रस्थान करने के पहले। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो मेनी सर्वेंट्स अटेंडेड डैश हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। बहुत सारे नौकर अटेंडेड डैश हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस, उसकी बीमारी के दौरान बहुत सारे नौकर अटेंड किए या देखभाल किए। ठीक, तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी अटेंड वर्ड का यूज होगा, अटेंड, तो अटेंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। और एक्चुअली अगर हम प्रीपोजिशन टू का यहां पे सेंस की बात करें तो ये सेंस कैसा देगा, तो अटेंड के साथ जब टू का यूज करोगे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखभाल करने के, यानी टेक केयर ऑफ के सेंस में यूज किया जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पे डी वाला माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के अनुसार ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, इसका मतलब है केवल वो जंगल जो विलेज मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं थे, सकम डैश फायर रिसेंटली। अब सकम्ड का मतलब होता है, अगर आप यूज करते हो सकम्ड, तो इसका मतलब होता है अधीन हो जाना, तबाह हो जाना या समाप्त हो जाने के सेंस में यूज करते हैं। तो जब भी अगर हम सकम का यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। तो याद कर लो कि अगर ये पर्टिकुलर वर्ड आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देता है एंड इफ यू वांट टू यूज प्रीपोजिशन विद इट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन टू। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब हमारा विद्यालय हर संभव प्रयास कर रहा है टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज, अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एंड पर्सनल अटेंशन डैश ईच चाइल्ड। अब ध्यान दीजिएगा, अटेंशन भी, ये भी एक ऐसा वर्ड है कि अटेंशन का मतलब यहां पे अटेंशन के साथ जो प्रीपोजिशनल कंडीशन बनेगी तो वो हमेशा टू आएगा। और इसका जो सेंस आएगा टू कंसंट्रेट ऑन, टू कंसंट्रेट ऑन। तो अब यहां पे देख लो आप कि यहां पे अगर आप अटेंशन के साथ टू लगाते हो तो इसका सेंस क्या होगा? टू कंसंट्रेट ऑन का सेंस देगा। मतलब यहां पे हर संभव प्रयास किया जा रहा है, पर्सनल, एक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके, फोकस किया जा सके ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे पर। तो अटेंशन कभी भी आएगा तो अटेंशन के साथ हमेशा टू आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदर वॉज एंग्जियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर ओन, मतलब है कि माता चिंतित थी अपने खुद के सेफ्टी को लेकर। अगर आप यहां पे एंग्जियस के साथ प्रीपोजिशनल कंडीशन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि अगर इसके साथ हम अबाउट का यूज करते हैं तो ये जो सेंस देगा वो वरीड के सेंस देगा। किसका देगा? वरीड का। ठीक, तो हमेशा जब भी अगर चिंतित होने के सेंस में अगर हम बात करें, या बोल सकते हो अपसेट, या अपसेट का सेंस दे, यहां पे यू को हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। तो यहां पे जब भी अपसेट का अगर सेंस देता है, ठीक, यहां पे अपसेट,
अगर अपसेट का सेंस दे या वरीड का सेंस दे तो एग्जियस वर्ड के साथ हमेशा अबाउट का यूज किया जाएगा। यह भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की ही कंडीशन मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लगभग जो प्रश्न हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही दिए गए हैं, क्योंकि अगर मान लो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 5 में आप ऐसे मान लो कि लगभग 3 से 4 प्रश्न जो होंगे वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के होते हैं, 1 से 2 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो रूल बेस्ड होते हैं। तो आज ज्यादातर जितने भी एग्जाम्स में प्रीपोजिशन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से हैं। इसीलिए आज के वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न होंगे 95% वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत होंगे। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द मिलिटेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस हैज बीन चार्ज्ड डैश फाइनेंशियल फ्रॉड एंड टेररिस्ट कनेक्शन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, मिलिटेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस है, उस पर आरोप है। किस चीज का आरोप लगाया गया है? फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी और टेररिस्ट कनेक्शन, मतलब आतंकवादी जुड़ाव के बारे में बात हो रही है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज का आरोप लगाया जाता है तो चार्ज के साथ विद आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज समवन विद समथिंग। अगर हम बात करें कि चार्ज समवन विद समथिंग, तो यहां पे प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यू कैन मेक द जर्नी डैश फूड। ये भी अगर देखा जाए तो बहुत लोग करते क्या हो कि बाई का यूज करते हो। हमेशा ध्यान देना कि जब भी ये भी एक फिक्स्ड कंडीशन मान सकते हो, हम बाई फुट का यूज नहीं करते बल्कि हम यूज करते हैं ऑन फुट। जब भी आप बोलते हैं यू कैन मेक द जर्नी ऑन फुट, मतलब पैदल यात्रा कर सकते हो। तो पैदल यात्रा जब आप पैर से चलने की बात होती है तो बाई फुट नहीं बोलते हो बल्कि आप ऑन फुट का यूज करते हो। तो जो प्रीपोजिशन पढ़ते होंगे या जो बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि बाई का यूज कब करते हैं, ऑन का यूज कब करेंगे, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे बाई फुट नहीं होता है क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि बाई फुट होगा, एक्चुअल में कभी कभी चीजें जो बोलने में अच्छी लगती हैं वो अगर ग्रामेटिकली बात करते हैं तो वो रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पे बाई फुट के स्थान पे हम ऑन फुट के प्रयोग को प्रेफर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप जानते ही हो कि जब भी लुक फॉरवर्ड होता है तो मैं इसको लुक फॉरवर्ड होता है और लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है और जिसका मतलब होता है आशा करना, आशा करना, ठीक है, आशा या उम्मीद करने के सेंस में हम यूज करते हैं। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, इससे कई तरह की गलतियां करवा सकता है। एक तो है ज्यादातर 2 तरीके की गलती होती है। तो पहला तो एक प्रीपोजिशनल कंडीशंस यहां पे दिमाग में रखना है कि लुक फॉरवर्ड अगर आएगा तो लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो इसके बाद कोई वर्ब आती है, ठीक है, इसके बाद कोई वर्ब आए तो वर्ब हमेशा जिरंडियन फॉर्म में होती है। अब ये जिरंडियन फॉर्म क्या होती है? तो जीरंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना। मतलब जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया जाए और वो काम करे एक नाउन की तरह तो उसी को हम जीरंड बोलते हैं। तो इसके बाद अगर कोई वर्ब की बात किया जाए तो हम V1 प्लस आईएनजी को प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीट यू नहीं होगा, ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग यू करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहां पे चूंकि प्रीपोजिशन की बात कर रहा है तो इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोकोडाइल कैन लिव इजिली बोट डैश वाटर एंड डैश लैंड। देखो, अगर कोई चीज कोई वस्तु हो या किसी चीज के अंदर मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, और अगर कोई चीज किसी अन्य के सतह के ऊपर मौजूद होती है तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का यूज करेंगे। अगर गिवन ऑप्शंस में आप देखें इन वाटर होगा, यहां पे क्या लगाओगे इन, और यहां पे ऑन लैंड।
इसका मतलब है कि सरफेस पर होते हैं। इसका मतलब क्रोकोडाइल कैन लिव इजिली, क्रोकोडाइल आसान तरीके से या आसानी से पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। तो वाटर में चूंकि अंदर रहेंगे तो सरफेस के अंदर मौजूद हैं, तो इन आएगा। सरफेस के ऊपर जब आएंगे, सरफेस कांटेक्ट की बात करोगे तो प्रीपोजिशन ऑन। तो आप देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो लिखा है ही इज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आवर रिटेल शॉप। अब यहाँ पे एक्यूज का मतलब होता है आरोप, मतलब किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाया जाता है तो एक्यूज। इसके साथ भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते एक्यूज तो एक्यूज के साथ ऑफ भी आता है और एक्यूज के साथ बाय भी आता है। अब दोनों की कंडीशन समझ लो। एक्यूज के साथ जब ऑफ आता है तो हम जनरली अ क्राइम के लिए यूज करते हैं, यानी किसी एक अपराध के लिए। और जब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, जनरली ये पैसिव वॉइस में होता है, तो जब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अभियोग लगाया जाता है तो यहां पे हम पर्सन लिख देते हैं, ठीक है। तो पर्सन की अगर एक्यूज्ड के साथ अगर बाय यूज होता है तो बाय के तुरंत बाद पर्सन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, मतलब पर्सन आना चाहिए। और जब आप एक्यूज के साथ ऑफ यूज करते हो तो किसी अपराध की चर्चा होती है, तो क्राइम के लिए जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ की बात करेंगे। तो कह सकते हो ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आवर रिटेल शॉप, मतलब हमारे रिटेल शॉप में वो क्लॉथ यानी कपड़े चुराने का उस पे आरोप है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, यहां पे जो जरूरत है एक्यूज के साथ ऑफ लगेगा। अगले अगर प्रश्न की चर्चा करें, अगला क्या कह रहा है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प होता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट डैश मेटिकुलस केयर इन सेटिंग डैश ट्रेनिंग रूम्स फॉर सेमिनार्स। अब सब्स्टिट्यूट के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, सब्स्टिट्यूट के साथ हमेशा फॉर यूज होगा, सब्स्टिट्यूट फॉर, और सिट के साथ हमेशा अप आएगा। इसका क्या मतलब है? सेटअप का मतलब होता है द वे इन विच थिंग्स आर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऐसा तरीका जिस तरीके से किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, प्रबंधित करना। तो सेटअप करते हो, सेटअप तैयार हो चुका है, आप जनरली बोलते हो सब सेटअप बन चुका है, अब परफॉर्म करने की बात है। मतलब क्या है कि सेटअप का मतलब है कि ऐसी तरीका या मैनर या वे जिनमें जिन चीजों को एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अरेंज की जाती हैं, तो सेटअप का यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। तो इसका मतलब है कि जब भी सब्स्टिट्यूट आएगा तो फॉर लेके आएगा और सिटिंग आएगा तो अप लेके आएगा। तो यहां पे हम अगर बात करते हैं 13 का, तो ये वाला सही माना जाएगा, ठीक। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखा है ही इज ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट। अब देखो यहां पे ब्लाइंड का मतलब तो सभी लोग जानते ही हो, अंधे के सेंस में यूज करते हैं। अब इसके साथ ब्लाइंड अगर शब्द आता है तो ब्लाइंड के साथ दो तरीके की कंडीशन बन सकती है। एक ब्लाइंड के साथ टू आता है और एक ब्लाइंड के साथ इन आएगा। तो अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने एक्शन या हम कह सकते हैं डीड्स, ये सब याद आ रहा होगा, हम प्रीपोजिशन में पढ़ाए थे आपको, और एक्शन की बात करेंगे और यहां पे वन आई की बात करते हैं, ठीक। इसका मतलब समझ लो, अगर कहीं भी ब्लाइंड वर्ड का यूज होता है तो ब्लाइंड के साथ दो तरीके के प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन टू या तो प्रीपोजिशन इन। अगर आप अपने कर्तव्यों और अपने एक्शन के प्रति अंधे हो चुके हो, जैसे आप कहते हो वो अपने पुत्र के मुंह में एकदम अंधा हो चुका है, मतलब वो रियल में अंधा नहीं है, वो कर्तव्यों की बात कर रहा है, डीड्स की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। आप कहते हो कि आप पैसे कमाने के उसमें इतने अंधे हो चुके हो कि मानवता पर ध्यान नहीं देते हो। मतलब क्या कर रहा है? रियल में अंधा है? नहीं। इसका मतलब है अपने कर्तव्यों या डीड्स एक्शन की बात हो तो हम प्रीपोजिशन टू की बात करेंगे, और रियल में अगर कोई अंधा होता है, एक आंख फुटी हो, तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। अब आप समझ ही चुके होंगे कि ही इज ब्लाइंड,
ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, मतलब वो अपनी स्वयं की गलतियों से अंधा है, विमुख है, मतलब अंधा हो चुका है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्यों के प्रति। तो आप ब्लाइंड के साथ टू का यूज करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स, मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट से संबंध के बावजूद भी वी कुड नॉट गेट टिकट्स, हम टिकट्स नहीं पा सके फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी डिस्पाइट आ जाए तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता, मतलब डिस्पाइट अकेले ही अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। आप जानते हो इंस्पाइट ऑफ भी होता है, तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, तो इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कि इसमें ज्यादा फॉर्मल कौन है, तो इंस्पाइट ऑफ के कंपैरिजन में डिस्पाइट ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। तो यहां पे जो गलती है वो ए पार्ट में है, मतलब वी डोंट नीड टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ ओवर हियर। समझ में आ ही रहा होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मतलब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? राकेश along with his friends was invited, मतलब राकेश अपने मित्र के साथ इनवाइट था पार्टी में अशोका हॉल में इनवाइट था पार्टी पे। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा इनवाइट शब्द का यूज होता है तो इनवाइट के साथ, ठीक है, जनरली ये डिनर के लिए होता है, लेकिन अगर इनवाइट शब्द आता है तो इनवाइट के साथ हम प्रीपोजिशन टू को प्रेफर करेंगे। मतलब अगर आप राकेश along with his friends की बात करते हो तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशनल गलती नहीं है। एक चीज और तुम्हें तर्क की बात बता देते हैं, क्योंकि है प्रीपोजिशन से, लेकिन चलो यहाँ पे समझ लो। along with आया है ना, तो जब भी along with से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज यूज वर्ब according to the noun or pronoun which is used just before them। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पे चलो एक बात और बता देते हैं, एक चीज और बताते हैं कि अगर कहीं भी along with आता है तो अगर along with से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े गए हों तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। यहाँ पे राकेश है इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है। चूंकि प्रीपोजिशन का है तो बस इतना ध्यान देना है कि इनवाइट के साथ हमेशा टू का यूज होगा। इनवाइट के साथ क्या यूज होगा? टू का यूज होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन द नवनीत हॉल, मतलब जो ग्रेट एक्टर था बहुत एंग्री था, क्रोधित था। क्यों? विद द ट्रीटमेंट, जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया। कब? नवनीत हॉल के पार्टी के दौरान। तो यहां पे आप देखना कि एंग्री शब्द दिया है, और अगर हम बात करते हैं एंग्री वर्ड की तो एंग्री के साथ एट आता है। ठीक, जब एंग्री के साथ एट आता है तो इसका मतलब है यहां पे जो बात होगी वस्तु के लिए, थिंग के लिए। और एंग्री के साथ अगर हम विद का यूज करते हैं तो ये पर्सन के लिए होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति से क्रोधित हो या गुस्सा हो व्यक्ति पर, तो एंग्री के साथ एट आएगा वस्तु के लिए, एंग्री के साथ विद आएगा पर्सन के लिए। अब आप देख सकते हो यहां पे विद द ट्रीटमेंट, यहां पे ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो गलती है वो ए पार्ट में विद नहीं होना चाहिए था, बल्कि विद के स्थान पे एट का भी यूज होता है, यानी विद के स्थान पे एट का यूज किया जाएगा। एक चीज और ध्यान देना कि अगर मान लो किसी एक्शन की बात हो तो किसी एक्शन के लिए अगर दिया हो तो एट और विद नहीं आता बल्कि फॉर आएगा। तो हमें जो भी आज तक प्रश्न बने हैं वो इन दोनों से बने हैं। पर्सन की बात करेगा तो विद, और वस्तु की बात करेगा तो एट का यूज किया जाएगा। अगले की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कह रहे हो डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस से दिखावे पर मत जाओ।
ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क, वो किसी भी कार्य को करने के लिए कैपेबल है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के। देखो अगर कैपेबल आता है तो कैपेबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है सक्षम होना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम हो, निपुण होता है, तो उसके साथ कैपेबल अगर आया है तो कैपेबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। मतलब जो भी मिस्टेक है वो बी वाले पार्ट में है। ठीक, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि आई एम एक्स्टम्ड विद हार्ड वर्क एंड जनरली डू नॉट गेट टायर्ड इजिली। मतलब मुझे, आप कह सकते हो कि मैं कड़ी मेहनत करने के लिए अभ्यस्त हूं और सामान्यतः मैं थकता नहीं हूं, एंड जनरली डू नॉट गेट टायर्ड इजिली, और सामान्य तरीके से थकता नहीं हूं, आसानी से थक नहीं जाता हूं। अगर हम एक्स्टम्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बोल दे रहा हूं। एक्स्टम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। तो यहां पे जब भी एक्स्टम्ड यूज करोगे, एक्स्टम्ड के साथ टू आएगा, और इन जनरल ये वर्क के लिए ही आता है, ये भी याद रखना। मतलब अगर आप एक्स्टम्ड का यूज करते हो तो एक्स्टम्ड के साथ टू आएगा, यस, इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। और जब भी एक्स्टम्ड के साथ टू यूज करते हो तो ये हमेशा वर्क के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो ए पार्ट में गलती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज फैमिलियर विद बोथ अर्बन एंड रूरल वे ऑफ लाइफ। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट मतलब उसको उस पद के लिए चुन लिया गया क्योंकि ही वॉज फैमिलियर विद बोथ अर्बन एंड रूरल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो फैमिलियर था दोनों, अर्बन एंड रूरल मतलब नगरीय और जो ग्रामीण जीवन होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, उससे वो दोनों परिचित था। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी फैमिलियर शब्द का यूज किया जाए तो फैमिलियर का मतलब तो आप जानते ही हो, परिचित होना। अब इसके साथ भी दो तरीके की कंडीशन बन सकती है, या तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद आएगा और या तो फैमिलियर के साथ टू आएगा। अब ये कंडीशंस कब होंगी? प्रीपोजिशन विद इस शब्द के साथ तभी यूज किया जाएगा जब आप किसी व्यक्ति से परिचित होते हो, पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। जब आप किसी परिचित से व्यक्ति से आप परिचित होते हो तो फैमिलियर के साथ विद यूज करेंगे। लेकिन अगर आप वस्तु की बात कर रहे हो, थिंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए बात करते हो, तो इसका मतलब है उसके साथ प्रीपोजिशन टू की चर्चा होगी। ठीक, अब आप ध्यान से पढ़ो तो आप पाओगे कि यहां पे अर्बन एंड रूरल वे ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो यहां पे पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो जो गलती है वो बी पार्ट में, विद नहीं होगा बल्कि विद के स्थान पे हम टू का यूज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपनी विच हैज वॉन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो प्लान्स टू इन्वेस्ट विद द पावर सेक्टर। अब आप बहुत सारे लोग पढ़ ही चुके होंगे, समझ ही चुके होंगे। द कंपनी विच हैज वोन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वोन किया है। आल्सो प्लान्स, वो किस चीज के लिए प्लान कर रही है? ये करती है टू इन्वेस्ट। जब भी इन्वेस्ट आता है तो इन्वेस्ट शब्द ही देखते ही इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करने के लिए, तो इन्वेस्ट के साथ हम इन जनरल हम इन का यूज करते हैं। अगर इन्वेस्ट शब्द का यूज होता है तो इन्वेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। कभी कभार, ध्यान दीजिएगा, कभी कभार हम विद का भी यूज कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्ट जब आप किसी बिजनेस की बात करते हो, व्यवसाय की बात करते हो, तो जब बिजनेस की बात होगी तो हम इन का यूज करेंगे। और जब अथॉरिटी की बात की जाएगी, अथॉरिटी, तो जब भी अथॉरिटी की बात होगी तो इन्वेस्ट के साथ हम विद का यूज करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें, आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं वो इन्वेस्ट के साथ इनसे ही बने हैं। मैं केवल आपको अवगत करवा दे रहा हूं कि कभी कोई कंडीशन बन जाए तो अगर बिजनेस की बात ना हो तो हम विद को प्रेफर कर देंगे। तो आपको याद रहेगा आई थिंक।
तो यहाँ पे पावर सेक्टर की व्यवसाय की बात हो रही है, तो यहाँ विद नहीं होगा, और विद के स्थान पे हम इन का यूज करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अब ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि ओविंग द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट्स सेट फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड। इसका मतलब है नई पॉलिसी के कारण ऐसा महसूस होता है कि जो द टारगेट सेट फॉर दिस ईयर मतलब मे नॉट बी अचीव, हो सकता है जो टारगेट जो सेट किए गए हैं जो इस वर्ष के लिए, हो सकता है उनको अचीव ना किया जा सके। अगर आप देखोगे तो ये वर्ड ओविंग है, तो अगर हम ओविंग की बात करते हैं तो ओविंग हमेशा अपने साथ टू लेता है। जैसे आप बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ के कारण, तो बिकॉज ऑफ की तरह ही ओविंग टू भी काम करता है। ठीक, यहां पे ओविंग अकेले नहीं आता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप ओविंग का यूज करोगे तो ये हमेशा पॉइंट दिमाग पे रखना कि इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा, तो ए वाले पार्ट में ही गलती है। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाइल प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज ऑनलाइन मेक्स इट कन्वीनियंट, मतलब इस प्रकार की ऐसी सुविधा प्रोवाइड करते समय ऑनलाइन मेक्स इट कन्वीनियंट, मतलब कि ऑनलाइन इसको बहुत सुविधाजनक बनाता है, एंड इजिली एक्सेसिबल, और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, फॉर कस्टमर्स, मतलब ग्राहकों के लिए, हु फेस सेवरल चैलेंजेस, जो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। एक्सेसिबल की मतलब है कि पहुंच आम जनता तक, जब किसी चीज को एक्सेस किया जा सके। एक्चुअल में ये एक्सेस से ही बना है एक्सेसिबल, और जब आप इसको रीच कर सके, पहुंचने के सेंस में यूज करते हैं, तो आसानी से अगर कोई चीज एक्सेस किया जा सके, तो अगर एक्सेसिबल वर्ड का यूज किया गया है तो एक्सेसिबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। मतलब यहां पे जो फॉर आया है, फॉर नहीं आएगा, बल्कि इसके स्थान पे हम टू का यूज करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स की, से रिलेटेड है। ही डील्स डैश राइस, तो यहां पे डील के साथ समझ लो, जब भी डील के साथ हम बात करेंगे तो विद भी आता है, और डील के साथ इन भी आता है, और डील के साथ आउट भी आ जाता है। ठीक, तो एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो ये मैटर के लिए होता है। तो अगर मान लो कोई मैटर को आप डील कर रहे हो तो डील के साथ विद आएगा। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेड का, तो डील के साथ हम इन यूज करेंगे। तो आंसर तो आप समझ ही चुके होंगे कि व्यापार की बात हो रही है। लेकिन इसका भी मतलब जान लेते हैं कि अगर हम डील आउट की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस दे, किसी भी सेंटेंस को आप रीड आउट करते हो और डील वर्ड का यूज हुआ है, और अगर सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल रहा है, तो डील के साथ हम आउट का यूज करेंगे। तो यहां पे आप समझ ही चुके होंगे कहने का मतलब क्या था मेरा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश इज वेडिंग, इसका मतलब हमने उसको बधाई दिया उसकी शादी पर। अब यहां पे कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, इसका अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेट शब्द का यूज होता है और इसके बाद अगर आप यूज करते हो कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन की आवश्यकता है तो प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा इसके साथ ऑन का यूज किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। अगला देखते हैं, वही चीज है, नोबडी विल प्रोहिबिट यू डैश एक्सप्लेनिंग योर स्टैंड। ठीक, तो जब भी अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिट वर्ड का यूज हो, ठीक, प्रोहिबिट वर्ड का यूज होता है, तो प्रोहिबिट का मतलब रोकना या निषेध की बात हो रही है। तो प्रोहिबिट समवन फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम, अब यहां पे डूइंग समथिंग हम लिख सकते हैं, डूइंग समथिंग। तो ये लिंक आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे सेम चीज़, अगर प्रोहिबिट ना आए, प्रिवेंट आ जाए मान लो,
तो प्रिवेंट के साथ भी यही कंडीशन आती है। तो प्रिवेंट हो या प्रोहिबिट हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, प्रीपोजिशन की आवश्यकता है तो हम प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज करेंगे। और हमें पता है कि जनरली क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में यूज होना चाहिए। तो प्रोहिबिट समवन फ्रॉम समथिंग का यूज होगा। ठीक, डूइंग समथिंग के सेंस में यूज करेंगे, तो इसीलिए सी वाले ऑप्शन को चुनाव कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लीज पे अटेंशन। पे अटेंशन, तो वही चीज है, शुरू में हमने बताया था कि अटेंशन के साथ टू का यूज करोगे और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही होता है, अटेंशन टू का मतलब होता है टू कंसंट्रेट ऑन, मतलब प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, मतलब कृपया ध्यान दीजिए जो वो कहता है, वह जो कहता है। यहां पे अटेंशन के साथ टू का सेंस मतलब क्या होगा, टू कंसंट्रेट ऑन के सेंस में हम यूज करेंगे, इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। आइए पेड़ की छाया के नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे बिलो है, इन है, इनसाइड, बीनीथ, तो अगर एक एक का मतलब समझे, बिलो का जब भी यूज होगा तो ये लेवल को बताने के लिए किया जाता है। इन जनरल बिलो का यूज हमेशा लेवल को ही बताने के लिए किया जाता है, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एबव। इसी तरीके से अगर आप गिवन ऑप्शंस होते हैं तो बहुत लोग अंडर को सिलेक्ट कर देते हैं, अंडर का यूज, और इसी तरीके से अंडर का अपोजिट क्या होता है, ओवर। तो हम क्या करते हैं कि अंडर का यूज करते हैं, तो अंडर का यूज तभी करोगे जब कोई चीज किसी अन्य चीज के सरफेस के नीचे मौजूद हो। ध्यान देना, अगर मान लो कि ये रूफ है, छत है, और छत के सरफेस के नीचे हम मौजूद हैं, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम अंडर का यूज करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना, जब ये शेड वर्ड का यूज हो जाए, छाया शब्द का यूज हो जाए, तो छाया शब्द के सेंस में हम हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। इनसाइड आप जानते ही हो, इनसाइड अंदर की ओर के सेंस में यूज करते हैं। बीनीथ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी अन्य चीज के सतह के नीचे अगर वो स्पर्श अवस्था में हो, टच्ड अगर कंडीशन की बात करते हो, सरफेस कांटेक्ट की बात करो, जैसे आप देख सकते हो ये टी शर्ट है, ये शोल्डर से क्या है, टच्ड कंडीशन में है, तो इसके लिए हम बीनीथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीनीथ का। यहां पे छाया की बात हो रही है तो इसीलिए प्रीपोजिशन इन को हम सेलेक्ट कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि द बस डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश द रिवर। तो अब कुछ बच्चे जानते होंगे कि एक चीज तो है कि जब कोई चीज किसी अन्य, मतलब आप कह सकते हो इनसाइड मोशन हो, इनसाइड मोशन, जब कोई चीज किसी अन्य चीज के अंदर प्रवेश करती है, उसमें मोशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इनटू का यूज करते हैं, पता है आपको। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला नहीं होगा, है ना। अब जो भी होगा या तो ए होगा या तो सी होगा। अब आप खुद पढ़ के सेंटेंस को समझो, द बस ऑफ 50 पैसेंजर्स। तो अगर आप देखते हो, कंपनी जब बताते हो आप बोलोगे द बस विद 50 पैसेंजर्स, मतलब जो बस थी वो 50 पैसेंजर्स 50 यात्रियों के साथ कहां गिर गई, नदी में गिर गई, फेल इनटू द रिवर बोलोगे। यहां पे 50 पैसेंजर्स की नहीं, 50 पैसेंजर्स के साथ, यानी 50 यात्रियों के साथ नदी में गिर गई। बल्कि यहां पे ऑफ नहीं आएगा, ऑफ का यूज रिलेशन को बताने के लिए किया जा रहा है। यहां पे आपको जो जरूरत है वो सी की जरूरत है, ठीक। तो हम करेक्ट ऑप्शन सी को चूज करेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि ही ड्रो फ्रॉम कानपुर डैश प्रयागराज। तो ये तो बहुत इजी है, फ्रॉम के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू। तो आप कहते हो ना कि फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो वही सेंस दे रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सॉरी, ही ड्रो फ्रॉम कानपुर टू प्रयागराज विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, मतलब वो बिना रेस्ट किए वो कानपुर से आगरा ड्राइव किया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ टू आएगा। हालांकि टाइम के लिए भी हम फ्रॉम के साथ टू का भी यूज कर सकते हैं, अंटिल का भी यूज कर सकते हैं, टिल का भी यूज करते हो, इसीलिए बोलते हो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसी तरीके से फ्रॉम मंडे टू के स्थान पे हम टिल का यूज कर सकते हैं, और चाहे तो हम अंडल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या यूज होता है,
टू ही यूज करते हैं। तो ये इसमें आप सी वाले ऑप्शन को, बी वाले ऑप्शन को चूज करोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि आई डोंट एग्री विद योर प्रपोजल। ठीक है, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो एग्री शब्द दिया है, ठीक, एग्री वर्ड दिया है, तो एग्री के साथ देख लो, ठीक। जब आप एग्री के साथ विद लगाते हो तो हमेशा ध्यान देना ये पर्सन के लिए होता है, ठीक है। ये एग्री के साथ हम लगाएंगे तो पर्सन के लिए होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर इसके साथ टू लगाए तो ये प्रपोजल के लिए होगा, ठीक है। अगर ऑन लगाते हो तो सब्जेक्ट की बात होती है, और कभी कभी इनका भी अगर हम बात करते हैं तो ओपिनियन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे प्रपोजल की बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पे प्रपोजल की बात हो रही है, तो एग्री के साथ पर्सन होता तब तो करेक्ट मान लेते। एग्री के साथ टू आया, प्रपोजल की बात हो रही है, मतलब जो भी हमें चूज करना है वो सी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रपोजल की बात हो रही है, जब आप किसी सब्जेक्ट, किसी विषय पे आप सहमति व्यक्त करते हो तो ऑन का यूज होता है। जब आप किसी राय पे, किसी ओपिनियन पे आप सहमति व्यक्त करते हो तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ जो आपको प्रीपोजिशनल कंडीशंस बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रिवाइज आप जरूर करिएगा। अब देखो यहाँ पे ब्रेक टू इन दैट विलेज, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे समझ लो, जब भी हम ब्रेक के साथ, ये एक्चुअली ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक होता है, तो जब हम इसके साथ आउट यूज करते हैं तो एक्चुअल में फैलने का सेंस यूज होता है। मतलब कॉलरा ब्रोक आउट इन दैट विलेज, मतलब उस गांव में फैल चुका था। अच्छा, ये ब्रेक के साथ देखो कई सारे, जैसे ब्रेकअप आप बोलते ही हो, आपको पता ही है। ब्रेक के साथ आउट का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो फैलने के सेंस में यूज करते हो। एक ब्रेक के साथ इनटू यूज होता है, जब आप सेंध मार के जबरदस्ती आप किसी के घर में घुस जाते हो, ठीक है, इलीगल करने के उद्देश्य से, तो ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना, घुसपैठ करने के सेंस में यूज करते हो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट, अगर सबसे अच्छा, तो ब्रेक के साथ आउट का सेंस दे रहा है, क्योंकि उस गांव में कॉलरा फैलने के सेंस दे रहा है या बढ़ने के सेंस की बात हो रही है, राइज का सेंस आप बोल सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या है, कह रहा है कि द मैजिशियन टर्न द प्रिंस फॉर अ रैबिट। इसका मतलब है कि जो जादूगर है वो जादूगर ने प्रिंस राजकुमार को एक रैबिट में बदल दिया। किसी चीज में अगर बदलाव होता है, ठीक है, किसी चीज के स्वरूप में चेंजेस हो तो आप बोलते हो इनटू यूज करते हो। जैसे आप कहते हो ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, आप क्या बोलते हो, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, मतलब किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ पैराग्राफ होता है, उसको आप किसी अन्य भाषा में चेंज करते हो, बदलते हो। तो हमेशा ध्यान दिए ना, किसी चीज में स्वरूप में जब परिवर्तन हो तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ही डिड नॉट सक्सीड ऑन बिजनेस। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है सक्सीड, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ही अंतर्गत इसमें प्रीपोजिशन आएंगे। तो सक्सीड के साथ या तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे और या तो हम इन का यूज करेंगे। अब समझ लेते हैं कौन सी कंडीशन में कब यूज होगा। जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हो तो प्रॉपर्टी के संदर्भ में हमेशा सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन जब व्यवसाय की अगर आप बात करते हो, सफलता, व्यवसाय में अगर सफलता की चर्चा करते हो तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। तो ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर प्रॉपर्टी का कैसे सेंस होगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब आप देखते हो कि आपके बाद आपके बच्चे की प्रॉपर्टी होगी, यानी अगर एक पीढ़ी के बाद दूसरे, तो जो एक पीढ़ी में जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी विरासत होती है, तो एक के बाद अपने उसके सॉरी, यहां पे जो प्रॉपर्टी होती है उसकी औलाद को या वंशज को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि जब प्रॉपर्टी का संदर्भ देगा तो उस रेफरेंस में हमेशा हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, लेकिन व्यवसाय की चर्चा होगी तो इन का यूज होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। यहाँ पे गिल्टी, जब भी हमेशा ध्यान दीजिएगा गिल्टी शब्द आए तो ही वॉज गिल्टी ऑफ द मर्डर होगा। जब भी गिल्टी आएगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत है, तो गिल्टी शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। तो इसमें आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, गिल्टी ऑफ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टीचर वॉज एंग्री डैश हिज मिसकंडक्ट। अब 36 की बात करते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे जब भी आप यूज करते हो तो एंग्री है, एंग्री के साथ जब विद आप यूज करते हो तो ये एक्चुअली में पर्सन के लिए होता है, और जब आप एट यूज करते हो तो ये वस्तु के लिए होता है, और जब हम इसी के साथ फॉर हम यूज करते हैं तो एक्शन के लिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में अगर हम मिसकंडक्ट की बात करते हैं तो ये वस्तु से रिलेटेड है, इसीलिए हम एंग्री एट यूज करेंगे। तो मैं ये जानकारी के लिए बता दिया, आपके एग्जाम में यही दो आते हैं, या तो एट की कंडीशन या तो विद की कंडीशन। पर्सन देके आपको एट दे देगा, अगर वस्तु को देकर के आपको विद दे देगा। इसकी रेयर केस में आज तक इससे प्रश्न बना नहीं है। जो भी प्रश्न बने हैं वो विद और एट से बने हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि अगर पर्सन की कंडीशन होगी तो हम एंग्री के साथ विद यूज करेंगे, वस्तु की अगर कंडीशन बनती है तो एट की यूज करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो बी वाले ऑप्शन की ओर मूव करना है। ठीक, तो 36 का बी वाला करेक्ट माना जाएगा। अगले की ओर चर्चा करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को हमने डाल दिए हैं ताकि आप समझ सको। देखो, द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड सडनली रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज। आप कहना चाहते हो कि जो बच्चे जो प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब जो गार्डन में खेलते हुए, उन्होंने अचानक मुझे मेरी बचपन के दिनों को याद दिलाया। तो जब भी रिमाइंड का यूज करोगे तो हमेशा आपको ध्यान दीजिएगा कि हमेशा रिमाइंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। तो सडनली रिमाइंडेड ऑफ मी नहीं होगा, बल्कि आप बोलोगे कि रिमाइंड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हम बोल दें अगर कि रिमाइंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। सडनली रिमाइंडेड ऑफ मी माई चाइल्डहुड डेज बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आप यूज करोगे सडनली रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। बी वाला परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो रिमाइंड के साथ कभी भी अगर प्रीपोजिशनल कंडीशन बनती है, हमेशा दिमाग में रखना कि रिमाइंड के साथ ऑफ ही यूज किया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर फिर मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि यस्टरडे एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाई अ स्पीडिंग कार। अब आपको तो पता है रन आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ खेल समाप्त हो जाता है, रन आउट हो जाना, या संबंध टूटना, या फिर समाप्ति या एंड बोल सकते हो। तो रन आउट का तो कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रन डाउन, तो रन डाउन का भी मतलब अगर हम चर्चा करें कि रन डाउन का मतलब क्या होता है, तो रन डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ ठहर जाना, या रुक या कम होना, या ठहरने के सेंस में यूज़ करेंगे। रन ओवर की अगर हम बात करते हैं तो कुचल जाने के सेंस में यूज़ करते हैं। किसके सेंस में? कुचल जाने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। और रन फ्रॉम सोर्स के, किसी स्रोत की बात करते हो, सोर्स की बात करते हो, तब हम यूज़ करेंगे। अगर आप देखो कि कल एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाई स्पीडिंग कार, अगर हम बात करें इस सेंटेंस का सही अर्थ क्या है, तो कह सकते हो कि कल एक बूढ़े व्यक्ति को एक तेज चलती हुई कार से कुचला गया। अगर हम बात करें इसमें परफेक्ट ऑप्शन, तो परफेक्ट ए वाला ही होगा, रन ओवर। ठीक, रन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो रन ओवर का मतलब होता है कुचल देने के सेंस में हम यूज करते हैं, तो इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि अ फादर इज ऑलवेज, वही चीज है, आप जानते हो कि ब्लाइंड के साथ इन भी आता है, ब्लाइंड के साथ टू आता है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें करने की नहीं करूँगा कि ब्लाइंड के साथ जब हम टू यूज़ करते हैं तो कर्तव्यों के लिए होता है, ब्लाइंड के साथ इन यूज़ करते हैं
तो मतलब एकांक से होता है। यहाँ पे अक्सर बात हो रही है कर्तव्यों की बात हो रही है, डीड से एक्शन की बात हो रही है, इसीलिए ब्लाइंड के साथ आप टू का यूज करोगे। तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इन की बात नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? अ फादर इज ऑलवेज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 39 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। अगला कह रहा है कि ही अटेंडेड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 60 स्टूडेंट्स। देखो कंप्राइज्ड का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि समाविष्ट करना। इसका मतलब ही अटेंडेड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इसका मतलब जिसमें 60 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कंप्राइज हो सकते हैं, समाविष्ट हो सकते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, अगर कहीं भी कंप्राइज शब्द का हो, को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कहीं भी कंप्राइज वर्ड का यूज हो तो आप सेंटेंस को रीड आउट करो, और रीड आउट करने के बाद देखो कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। जैसा कि आप इस सेंटेंस को देख सकते हो, जो गिवन सेंटेंस है वो एक्चुअली एक्टिव वॉइस में है। तो जब एक्टिव वॉइस की कंडीशन बने तो कभी भी इस शब्द के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस की कंडीशन में हम प्रीपोजिशन को ऑफ यूज करेंगे। तो चूंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो इसलिए इसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। तो 40 का सी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्फिडेंट शब्द है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी चीज आपके इच्छा के अनुसार हो रही है, ठीक, तो कॉन्फिडेंट के साथ इन जनरल हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक। और इन का यूज तब करते हो जब आपको अपनी एबिलिटी की बात हो, तो इन की चर्चा करेंगे। गिवन सेंटेंस में आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस सो आई एम हैप्पी, इसका मतलब मैं अपने सक्सेस पर कॉन्फिडेंट हूं इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बच्चा कंफ्यूज मत होना कि इन वाला होगा, इन वाला नहीं होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ होगा, हमेशा ध्यान देना। तो ये मैं एक्सेप्शनल कुछ कंडीशंस को डिस्कशन किए दे रहा हूं, हमेशा ज्यादातर जब भी आएगा तो कॉन्फिडेंट के साथ याद रखना कि ऑफ की कंडीशन हमेशा आती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट ऑफ यानी 41 का ए वाला ऑप्शन परफेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून डैश सर्टेन डिजीजेस फॉर अ गिवन पीरियड। अब देख सकते हो कोरोना चल ही रहा है, तो इसका मतलब है कि जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण है, वो पीपल यानी लोगों को इम्यून करेगा किस चीज के खिलाफ? सर्टेन डिसीजेस, जो कुछ निश्चित डिजीजेस होती हैं एक गिवन पीरियड के लिए, वो उसके प्रति देखो उसके खिलाफ क्या करेंगे? इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। किसके खिलाफ? सर्टेन डिजीजेस। अब मैं खिलाफ कई वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहां पे सर्टेन डिजीजेस के खिलाफ की बात हो रही है, तो अगेंस्ट का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस फॉर अ गिवन पीरियड। तो ए वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अगला देखते हैं 43 क्या कह रहा है? पीपल हु आर एवर्स। वो एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक की बात हो रही है, तो एवर्स का मतलब डिसलाइक की बात हो रही है। तो एवर्स कभी भी आए तो ये भी फिक्स्ड कंडीशंस के अंतर्गत मान लो आप कि एवर्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। तो पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क, ठीक है, जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे सक्सीड की जो है स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे CCEED होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सामान्य तरीके से क्या होते हैं? पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क, मतलब बचते हैं, अपोज करते हैं, डिसलाइक करते हैं कठिन मेहनत को। जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, सामान्यतः वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो एवर्स के साथ प्रीपोजिशनल कंडीशन आएगी तो टू का यूज किया जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है आई हैव नोन हर डैश अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, अलॉन्ग, थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अलॉन्ग हो जाएगा। तो ये आप जानते ही हो कि मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ या जान चुका हूँ। तो इस सेंस में हम जानते हैं कि नो जो वर्ड होता है
नो को हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। और आप दो शब्द सुने हो यहाँ पे सिंस, और फिर हम बात करते हैं फॉर। ठीक, और ये एक्चुअल में एसएस मत लिख दो, यहाँ पे बिफोर कर दो, ये ऑप्शंस गलत हैं, तो बिफोर वाला ज़्यादा उचित माना जाएगा। तो बिफोर एसएस नहीं होता, बिफोर होता है। ठीक, अब समझते हैं। सिंस जो होता है आपको पता है कि एग्जैक्ट एक निश्चित समय बिंदु के लिए होता है, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस के यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन जब भी चर्चा करते हैं, अवधि बताते हैं, तो अवधि बताने के लिए हम किसके यूज़ करेंगे? फॉर का। ऐट की अगर हम बात करते हैं तो यस, ऐट जो होता है वो अगर दिन के जो घंटे होते हैं, जैसे आप बोलते हो एट 9 o'clock, एट 5 PM, तो जो समय के घंटे होते हैं उनको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिफोर पहले के सेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो लंबे समय की बात हो रही है, जो कि एक अवधि है, और अवधि जब चर्चा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें सिंस नहीं बल्कि फॉर को यूज़ करना होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्या है? आई वॉज शॉक्ड when he told me that the old women died by cancer। तो ऐसे समझ लो, जब भी आपके सामने ये वर्ड आए डाई, तो इसके साथ दो कंडीशन बनती है, ऑफ की बनेगी, फ्रॉम का। अब इसका कंडीशन क्या है? जब भी डाई के साथ ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है अ डिजीज। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एक बीमारी से हो, ठीक है, एक डिजीज से होती है, तो ऐसी स्थिति में डाई के साथ हम ऑफ लगाएंगे। अगर अदर कॉज, सम कॉज, ठीक है, ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सम कॉजेस की चर्चा करें, किसी अन्य कारण की बात करते हैं, तो यहां पे कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो बाई की तो कंडीशन बनेगी नहीं, तो गलती सी वाले पार्ट में है। तो ध्यान रखना, डाई के साथ ऑफ आएगा बीमारी के लिए, डाई के साथ फ्रॉम आएगा किसी अन्य कारण से। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। इसका मतलब है कि चीफ गेस्ट के आगमन के लिए विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहां पे अवेटिंग लिखा है, ठीक, अवेटिंग लिखा है, तो अवेटिंग जो होता है वो वेट फॉर के इक्वल काम करता है। किसके बराबर काम करेगा? वेट फॉर। तो इसका मतलब तर्क ये निकला कि जब अवेट जो होता है वो वेट फॉर के इक्वल काम कर रहा है, तो क्या इसके साथ प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत है? नहीं है। आप जानते होंगे कि इंग्लिश में या कहा जाए तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। मतलब अगर वो कहीं भी सेंटेंस में यूज होती हैं तो उनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे ऑर्डर्ड के साथ आप टू नहीं लगाते हो तुरंत बाद, ही ऑर्डर्ड मी होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर ये करेगा क्या, ऑर्डर्ड टू मी होगा, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि ऑर्डर्ड मी करेक्ट होगा, ऑर्डर्ड टू मी करेक्ट नहीं होगा। मतलब ऑर्डर्ड हो गया तो ऑर्डर डिस्कस हो गया, उसी तरीके से कंप्राइज हो गया, आपका अटैक हो गया। तो वर्ब के रूप में अगर वो यूज किए जाते हैं, वी डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन विद देम। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट में गलती है। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, अगला देखते हैं, कह रहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे लुक फॉरवर्ड पूरा है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन की तरह यूज किया गया है। तो जब भी प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, स्टार्टिंग में हम आपको डिस्कस किए थे कि कभी भी प्रीपोजिशन आते ही है किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज करते हो तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा, मीट नहीं होगा, बल्कि मीटिंग का यूज करोगे, ठीक। तो यहाँ पे मीट के कंपैरिजन में, यानी मीट के स्थान पे हम मीटिंग के प्रयोग को उचित मानेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, करेक्ट है। और इसका मतलब बता चुके हैं, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। अगला क्वेश्चन 48, आई कैन नॉट गो टू दिस प्लेस बाई वॉक। देखो, पहली बात तो ऐसे समझ लो, बाई वॉक होता ही नहीं, या तो आप बाई वॉकिंग यूज करो
बाय वॉकिंग, या तो आप ऑन फुट का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाई एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में ही प्रयोग होना चाहिए। तो आई कैन नॉट गो टू दिस प्लेस बाय वॉकिंग बोल सकते हो, या फिर ऑन फुट का यूज कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला कह रहा है कि ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट। ठीक है, आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना। तो ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट विद टू मर्चेंट्स इन अ डिस्प्यूट, मतलब एक डिस्प्यूट था तो उससे कहा गया कि मध्यस्थता करने के लिए दो व्यापारी के बीच में। तो देखो, दो की अगर बात करते हो तो आपको पता है कि दो के लिए हमेशा बिटवीन का यूज किया जाता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है तो हमेशा प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट बिटवीन टू मर्चेंट्स इन अ डिस्प्यूट। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला कह रहा है कि ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर एमंग द टू। सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो सर दो के लिए बिटवीन का यूज होता है। चलो, एमंग का यूज जब भी हम करते हैं दो से अधिक के लिए, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव पढ़े हो तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब है कि अगर मान लो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का आपने यूज कर दिया, तो हमेशा ध्यान देना कि इसके बाद ऑफ द टू का यूज होता है। ऑफ द टू, ये हो सकता है अगर आप वीडियो देखते रहे होगे यूट्यूब पे तो कई बार हमने बताया भी है कि अगर द प्लस कंपैरेटिव एक्सप्रेशन का यूज होता है तो इसके बाद हमेशा ऑफ द टू का यूज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे द क्लेवरर का यूज हुआ है, इसका मतलब द प्लस कंपैरेटिव एक्सप्रेशन का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे द टू का यूज हुआ है, द टू के पहले हम ऑफ का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा। इसी तरीके से ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट सेंटेंस होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं इसी तरीके से वर्ड्स हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएं। तो हमेशा दिमाग में रखना, प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो आप ज़्यादातर गलतियां भी करते हो इसी टॉपिक से करते हो, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। 18 वाले एग्जाम में आप बेहतर करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।